रतन टाटा, जी हाँ, रतन टाटा दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन इमेरिटस रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं रतन टाटा के जीवन और उनसे जुड़ी दिलचस्प बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। भले ही आज हमारे बीच दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनी कमिसारिट था। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। उनके माता पिता के अलग होने के बाद रतन टाटा का लालन पालन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा का लालन पालन उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ। रतन टाटा ने कैथेड्रल और जॉन कॉर्नल स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब जीआरडी टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने कई कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगवार लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ताओं की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, डी बॉक्स और कैशक्रो.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब, शियोमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 बिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मुंबई को $950 बिलियन का ऋण दिया था और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया गया। यह संस्था के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्था न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना
स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उन्हें भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अब रतन टाटा के निधन के बाद उनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि किन नाम की चर्चा आखिर हो रही है। अभी जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें उनके सौतेले भाई नोएल टाटा का नाम आता है। इनके सौतेले भाई के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नोवेल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा।